देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे आप। है ना, इससे तो इतना सिंपल है कि दूसरी बार बोलने की क्या जरूरत है। क्या? नहीं ना, सब लोग पढ़े थे। ये क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, सेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन लोग को खाली याद रखना है। चार्ज, मास, वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस। 1835। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 1836, 1840 भी रहे तो मुंह करना नहीं। है ना, आजकल देखते हैं न्यूट्रॉन से कंपेयर कराता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और लिख देता है 1840। तो सही है। एक एमयू तो ही होता है मास उसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है यहाँ पे है? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, क्या? कुत्ता, हड्डी, याद है? मेजॉन, प्रोटॉन, ये जो बनाए हैं ये हड्डी, कुत्ता, ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसी से डेवलप हुआ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और टू प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आपस में जुड़ा रहता है। तो बात हुआ कि भाई मेजॉन को पकड़ के नाउ अब जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होना है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ। तो पहला हेडिंग बना दीजिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन किए हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कौन किए? विलियम क्रूक, है ना, विलियम क्रूक साहब किए। विलियम क्रूक, ठीक है। आज जो अभी पढ़ाएंगे हम, उस सब आप पढ़े 9th में, लेकिन उसको थोड़ा मैच्योर दिमाग से समझ लीजिएगा, ठीक है। सब पढ़ा हुआ ही है जो पढ़ाएंगे आज। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा ट्यूब बनाते हैं, फोटो बनाइएगा, लिखेंगे ज्यादा नहीं, फोटो से बहुत बात समझ में आएगा। हीट डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो दो रेड बना है वो क्या होगा? यहाँ समझता है ना, सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये कौन सा रेड, क्या बोलोगे? एनोड बोलोगे। एनोड ही पॉजिटिव होता है, काहे? और ये कैथोड। बताया तो सही, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ये सब बात लिखेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड एज एनोड। और कैथोड किसको कहेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। किसी को लग रहा है कि उल्टा लिखे हैं सर? वाह, सब समझदार है। देखो, लगेगा तो यहां देखना ए, और यहां देखना डी। ऐड, ऐड मतलब पॉजिटिव, जोड़ी ना। तो इससे यदि कंफ्यूजन होने लगे तब ध्यान रखना।
कि एनोड में ए और डी है तो ऐड मतलब पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही एनोड कहते हैं। अब इसके अंदर कोई गैस लिया गया होगा, ठीक है, ये रेड यहाँ है, वो रेड वहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगा क्या? बैटरी तो लगाए इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगा क्या गैस के माध्यम से? गैस इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इस ट्यूब में तो अरेंजमेंट यही है। अब इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? हाँ ये लड़का देखो ठीक बोला, यहां से जब हम प्रेशर को वेरी लो करेंगे, वेरी लो प्रेशर, थोड़ा बहुत ना, जितना प्रेशर अभी है ना उसका 100वां भाग, 1/100 एटीएम, और यहां से वोल्टेज को 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट करें, ये अलग अलग गैस पे अलग अलग वोल्ट की जरूरत है, तब गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा और ये डिस्चार्ज ट्यूब ब्राइट हो जाएगा। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है जरा सा समझना, पहले मरकरी देख ही रहे हो, पहले वाला गोल मरकरी देखा है, गोल वाला मरकरी कभी फूटा है तो आवाज उसका सुना है? सुन लिया। अंदर से वो वाइट रंग का पेंटेड होता है, देखेगा चूना चूना छूटेगा उससे, उसको जेडएनएस स्क्रीन का नाम आप दे देंगे। और ये जो देख रहे हो वही मरकरी ट्यूब समझो, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब वो मरकरी का ट्यूब, टूटने पर एक अलग सा आवाज उसमें आता है, वो इसलिए आता है कि ट्यूब के अंदर गैसेस जो भी है वो लो प्रेशर पे है, ठीक है, और वोल्टेज तो जितना देना है हम लोग देते ही हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि वो मरकरी वाला ट्यूब ही डिस्चार्ज ट्यूब है। अब उसमें कैथोड एनोड समझो, देखना उसमें खोसने वाला होगा, एक इधर बना हुआ होगा एक इधर बना हुआ होगा, उसी में डालते हैं, तो इधर प्लस वाला तो इधर माइनस वाला, यही नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैसे वो ब्राइट हो जाता है पूरा, वैसे ही ये जल उठे। टीवी का पिक्चर ट्यूब, पुरनका टीवी देखा होगा बक्सा वाला, उसमें टीवी देखेगा तो इस तरह से स्क्रीन रहता था ऐसे ओवल टाइप का, और इस तरह से उसका डिजाइन रहता था बक्सा के अंदर, वो टीवी ऐसे रहता था, है ना, यहाँ पर जंक्शन बना के तार लाइन देता था, ईबी डिस्चार्ज ट्यूब था। ईबी फूटेगा तो आवाज वैसे ही करेगा जैसे गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर बड़ाम सा एकदम से आवाज फूटने वाला, ठीक है, ये भी क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब था। ये ट्यूब ऐसे बना, ऐसे भी बना सकते, इधर कैथोड बना देते इधर एनोड बना देते, है ना, तो ट्यूब बनाना है डिस्चार्ज ट्यूब। विलियम क्रुक का ऑब्जर्वेशन यही हुआ कि भाई साहब पहले ये वैक्यूम पंप से इसको जोड़े नहीं थे, प्रेशर को नॉर्मल नहीं किया था, तो जब प्रेशर नॉर्मल था तब इस ट्यूब के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, जैसे जैसे इसका प्रेशर घटाते चले गए और वोल्टेज बढ़ाते चले गए, प्रेशर घटाते चले गए और वोल्टेज बढ़ाते चले गए, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में सिंसिलेशन ऑब्जर्व हुआ, या फास्फोरेसेंस बोला जाता है। अब सिंसिलेशन फास्फोरेसेंस नया शब्द है, सुनिएगा हम अवगत करा देते हैं। सिंसिलेशन, जब टीवी आप देख रहे होते हैं तो जब हीरो हीरोइन कुछ नहीं आता, जब स्टार्ट ही होता है तो उसके पर्दा पर देखते हैं ग्रीनिश ग्लो आ जाता है, पूरा टीवी चमक उठता है एक अलग तरह के ग्लो से। पहले वाला टीवी में देखते होंगे बूंदा बूंदी आता है, तो वो जो बूंदा बूंदी आ रहा था उसको सिंसिलेशन कहते हैं, और ये जो ग्लो कर गया उसको कहते हैं फास्फोरेसेंस, ग्रीनिश ग्लो, ठीक है। तो ग्रीनिश ग्लो होगा या फिर सिंसिलेशन दिखाई पड़ेगा डिस्चार्ज ट्यूब में, कब दिखाई पड़ेगा? वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज,
इससे ये प्रूव किए विलियम क्रूक साहब कि गैसेस आर ऑल्सो conduct electricity at very low pressure and at high voltage. ठीक है, नॉर्मली गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें आगे पढ़ेंगे भी कि क्यों गैस लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया, ये भी समझेंगे। तो इसको बनाइए, बस खाली कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। वैसे इतना सब नहीं लिखना है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये कैथोड एनोड, ये सब नहीं लिखेंगे। अरे ये तो ठीक ही था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है इसको समझने के लिए ये ठीक ही है, अगल बगल में बना देना, ये पिक्चर ट्यूब बनाए थे। चलो लिखो, ठीक ही है, अगले पेज में लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं। लिख दिए, समझ गए क्या बात हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या बात हुआ, समझ गए। बड़े बना दिए फोटो। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दो बात लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन, एट वेरी लो प्रेशर and at high voltage, at very low pressure and at high voltage, scintillation or greenish glow are observed in the discharge tube.
और ये ग्लो कब करेगा? जब गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा होगा। तो कंक्लूजन, gases are also conduct electricity but at very low pressure and very low pressure 0.01 atm and at very high voltage 10,000 to 20,000 वोल्ट। लिख दिए कि gases are also conduct electricity but at very low pressure and at very high voltage। ठीक है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कौन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? जे थॉमसन साहब। यही एक्सपेरिमेंट दोहरा दिए। ठीक है, और कैसे किए वो अब सीखना है। हुआ? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट किए थे जे थॉमसन साहब। जिससे क्या किए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये समझेंगे इसमें कि कैसे किए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी।
क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या? ये सब काहे कर रहा है? हाँ, बदमाश बच्चा सब क्या करता है, मास्टर साहब के बोर्ड की तरफ मुड़ने का इंतजार कि कब सर मुड़ेंगे। कैथोड और ये एनोड। सारा एक्सपेरिमेंट वही है। बिना बिना ये जो है ना, ये वैक्यूम पंप लगाए कोई काम होगा ही नहीं। कितना प्रेशर करना है और यहां से वोल्टेज कितना देना है, सारा सेटअप वही वाला है। ठीक है, इस बार सुन लो एक मिनट। इस बार वही लो प्रेशर और हाई वोल्टेज किए तो क्या देखते हैं, एक स्क्रीन लगाए नया। इसमें क्या है, एक जेडएनएस स्क्रीन बिहाइंड द एनोड, है ना। एक जेडएनएस स्क्रीन लगाए बिहाइंड द एनोड। तो इस बार क्या ऑब्जर्व करते हैं थॉमसन साहब कि यहां पे सिंसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बस यहां पे स्क्रीन पे, है ना। जैसे कि इधर में रेज दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो कैसे सिंपल है, यहाँ रिमोट उठाएंगे, इसको चालू कर दिया, वो भी गया, रेज तो गया होगा ना। तो रास्ता में दिखाई पड़ रहा है क्या? तो कोई रेज आया होगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन चालू तो हुआ वो। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा है, सेंसिलेशन। कोई रेज आया होगा तभी तो सेंसिलेशन आया। ठीक है, चूंकि रेज इधर से गया, किधर से गया बताओ, किधर से गया, कैथोड के तरफ से, तो नाम रख दिए उसका कैथोड रेज। और ये रेज इनविजिबल है, आपको दिखा रहे हैं लेकिन ये दिखेगा नहीं, है ना। ये रेज को कह दिए कैथोड रेज। बनाइए फोटो, फिर यही लिख देना है। अब कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन कैसे बताए हैं वो देख लेना है।
क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज scintillations are observed on the ZNS screen, ZNS screen placed behind the anode। बोले सर कंक्लूजन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे since the rays, some invisible rays coming from the side of cathode incidence on the screen placed behind the anode, it known as कौन सा रेज? कैथोड रेज। बस इतना ही सा बात है। कोई दिक्कत है किसी को फोटो वगैरह में? पिछले बार स्क्रीन नहीं लगाए थे, उस डिस्चार्ज ट्यूब में पूरे में स्क्रीन लगा हुआ था। जैसे किस में रहता है? ट्यूब में। ट्यूब लाइट में पूरा व्हाइट कोटेड रहता है, तो पूरा जलेगा, उससे कोई रेज आ रहा है कहां से ये पता नहीं चलेगा। सिर्फ थॉमसन साहब के सबको रगड़ के छोड़ा दिए, आई इधर रखने देगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। तो सिर्फ इधर से इंसुलेशन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अगले बार गोल्डस्टीन साहब आए, वो क्या किए कि इधर छोड़ा के उधर रंग दिए, तो कहे रेज इधर से भी जा रहा है, तो उसका नाम रख दिए एनोड रेज, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। बात इतना ही है मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। लेकिन देखते हैं उसके आगे। तो ऑब्जर्वेशन, at very low pressure and at high voltage, the screen placed behind the anode, और जेडएनएस स्क्रीन लिख दें तो और अच्छा है। द जेडएनएस, जेडएनएस को क्या बोलोगे? अरे वाह, केमिस्ट्री का आदमी। जिंक सल्फाइड ही बोलना है। जेडएनएस स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड produces greenish glow, जिसको हम लोग केमिस्ट्री वाली भाषा में बोलते हैं फास्फोरेसेंस, है ना। और सिंसिलेशन। At very low pressure and high voltage, the ZNS screen placed behind the anode produces green glow, greenish glow और scintillation। अगर अब ऑब्जर्वेशन हो गया तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कि at very low pressure and high voltage, some of the invisible rays coming from the side of cathode, coming from side of cathode at very low pressure and high voltage, some of the invisible rays coming from the side of cathode and incidence on the ZNS screen placed behind the anode
since the rays coming from the side of cathode called as cathode rays. At very low pressure and high voltage, some of the invisible rays coming from the side of cathode and incidence on the ZNS screen placed behind the anode and produces scintillation. एक दिन ऑफिस में एब्सेंट रहने के बाद है ना, लिख रहा है।
हाँ ये तो ठीक ही लगता है, बैटरी इशू था। चलिए, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फोटो थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, फोटो आप लोग भी बनाने में परहेज नहीं कीजिएगा। कैथोड रेज की पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी के लिए एक डायग्राम बनाते, सेम डायग्राम, थोड़ा सा अंतर तो करेंगे। हाँ जी, इतना बार बनाना है ना कि ये यदि आपसे कोई पूछे तो वैसे ही बताना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना। ये बात हम बता रहे हैं कि अन्य भी कोई पूछता है ना तो अगलवा बगलवा वाला को ऐसू तंग करना चाहिए कि ये ई वाला समझा है तुम। ऐसे समझो ना, ऐसे तंग करना चाहिए तो क्या होगा ना कि वो लंद फंद जो बगल वाला बैठ के बोलता है वो न बोलेगा, वो पढ़े वाला गप करना शुरू कर देगा कि हाँ वो बता रहा था तो हम भी बताएंगे। इधर इधर में ही बहुत बात है। सब सेटअप तैयार, स्क्रीन लगा दिए। अब यहां पे ऐसा कर दिया। हाँ, लाइट पेडल, वो पिछली बार गाना सुना होगा, वो वाला फिरकी वाला फिरकी, वो मेला जाएगा ना अभी रक्षाबंधन में, मेला लगता होगा कहीं कहीं। हाँ, हवा से घूमता है, लाइट पेडल बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट पेडल बनाए हैं खास करके। ये इसका जो है ना, यहाँ पे शैडो बन जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे शैडो बन जाता है। इससे हम क्या समझे? नहीं, इससे हम क्या समझेंगे, शैडो बनने से क्या समझेंगे, हमारे साथ में सवाल ये है। हम्म, इससे हम समझेंगे, और कुछ ना बोल लो जो मन में है। इससे हमको जानते हो सिर्फ एक लाइन समझना है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बस इससे और कुछ समझ नहीं आता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है किसी रेज के पास, तो समझना रहता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे लाइट में आपका शैडो बनता है तो लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो वैसे ही समझना है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कोई पूछे क्यों बोलते हो ऐसा कि स्ट्रेट लाइन में, तो आपको कहना है कि इट कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच प्लेस्ड इन देयर पाथ, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का छाया छोड़ देगा जो इसके पाथ में रखिएगा, बस इतना सा बात है ना। इसी से प्रूव होता क्या है एक्चुअली में, सुनो क्या होता है, काहे शैडो बनता है। यहां से रेज चला होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसको जाने इधर दिया नहीं होगा क्या। अब पूरा का पूरा लाइट तो इस पे गया, पूरा कैथोड तो गया इस पे, लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट छेका उसको, वैसे वैसे तो लाइट यहाँ गया नहीं, तो बन गया शैडो इसमें। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब जैसे ही बैक में मेरा पूरा लाइट है, लेकिन हमारे पीछे देखो ठीक हमारा शैडो बन रहा होगा यहाँ, कहाँ है, तो हम लाइट को छेक के खड़ा है तो हमको पार करके थोड़े ना जाएगा, तो इमेज बन जाता है। वही बात है। तो पहला प्रॉपर्टीज कैथोड रेज का
कि कैथोड रेज ट्रेवल इन a straight line. This is called rectilinear propagation of cathode rays. इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. हम लिख देंगे पूरा बात. एज इट कास्ट shadow of an object placed in their path. इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ कैथोड रेज. दूसरा प्रॉपर्टीज सुनना. दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो लाइट पेडल बनाए थे, जो बच्चे को बताया कि हवा से ही घूम जाता है, ये एक्चुअली में डिस्चार्ज ट्यूब में भी घूम रहा है ना. ये फिरकी है, ये इसके अंदर भी घूम रहा है. मतलब लगा कि एक्सपेरिमेंटली किया. तो कोई ऑब्जेक्ट जब रखे तो घूमेगा क्यों? ये ऐसे करके ऐसे घूम रहा है. इसका मतलब है कि ये कैथोड रे जब इससे जाके टकराया होगा, कुछ धक्का दिया होगा, तब ना इसमें मोशन आ गया. जैसे आप खड़े हैं तो बढ़िया है, खड़े हैं. आप पीछे से कोई दोस्त दौड़ते हुए आए, आपको धक्का दे, तो आप दौड़ने लग जाइए, आने तो गिर जाइएगा. यही होता है, क्योंकि दोस्तों आपका मोमेंटम ट्रांसफर किया है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया है ना. तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv². तो वेलोसिटी तो हम लोग को पहले से दिख रहा था कि ये इंसिडेंस हो रहा है, रेज है, चल रहा है, वेलोसिटी तो था. लेकिन मास यदि है, तो मास है तो इस रेज में पार्टिकल है, मैटर है. पार्टिकल को ही मास होता है. ये जो फिरकी घूमा, लाइट पेडल घूमा, इससे ये पता चला कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ material particle. As it turn the light pedal placed in their path. बस इतना सा बात है ना. तो ऑब्जर्वेशन है, इसमें लिख देंगे when a light pedal placed in the path of cathode rays it turn, that is it must possess material particle must possess which material particle which has momentum और काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम लिखेंगे समझ जाता है ना. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. हमको इसमें क्या जरूरत पड़ा जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात की है? सिर्फ मास. मास है
ठीक है। when a light pedal placed in the path of cathode is turned, that is it must possess material particle which has momentum or kinetic energy which transfer to light pedal. which transfer to light pedal. लिख दिए? समझ भी गए होंगे, पूरी पूरी बात समझ गए होंगे? कोई समस्या है इसमें? है क्या? तीसरी बार क्या किए, फोटो यहीं पे बना देते हैं। इरेज तो ठीक था, अब इसी में एक तो निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट डाल दी, मतलब समझ जाना कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए ऐसे, ये और ये। अब कैथोड रे जो है ये सब डिफ्लेक्ट हो गया, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट। तुम लोग नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट को भी रियलाइज करो, कुछ नहीं करना है। वो दूगो तार समझो जो प्लग पिन में डालते हैं हम लोग, है ना? अब सब प्लग काम ही कर रहे हैं तो निकाल के दिखा भी देते हैं, जो प्लग समझते हो ई वाला निकाल के दिखा रहे हैं।
तो वो दो तार ही ना उसमें डाला जाता है, फिर स्क्रू से कसते हैं। तो दो तार लेके खड़ा हो जाए ऐसे, ओके अब छुएगा? दो तार लेके खड़ा हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, और कहेंगे अब छुओ इसको, बोलो कोई छुएगा? ये चाहे लाओ सटा देते हैं, नहीं सटोगे। एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, और तुम वहां पे सेट हो गए तो करंट लग जाएगा, बस इसी डर से ना। तो बस उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक। नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जैसे ही समझे तो कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे वो खोसा हुआ, उसमें दो गो स्टील का नॉब होगा, एगो नेगेटिव वाला, एक ठो पॉजिटिव वाला, बस इतने। तार है, निकाल के दो वैसे दिखा दी, एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव हो गया, बस वैसे ही है। तो ये सबके सब जो रेज है ना, ये किधर डिफ्लेक्ट हो गया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इससे पता चला कि कैथोड रेज में जो मटेरियल पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है। तीसरा, बस इतना ही समझाना था। तीसरा, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज contain negative charge as in external field it deflected towards positive plate। चौथा, कैथोड रेज को आयोनाइजेशन पावर होता है। चूंकि अब नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज वाला पार्टिकल किसी से गुजरेगा तो उसको आयोनाइज कर देगा ना। तो कैथोड रेज हैज आयोनाइजेशन पावर। पांचवा, कैथोड रेज हैज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब समझता है? आयोनाइजेशन पावर समझता है? हाँ, मतलब कि कैथोड पास हो रहा है, अब कोई न्यूट्रल एटम मिलेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वो पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो आयोनाइज कर दिया। तो कैथोड रेज हैज आयोनाइजेशन पावर। कैथोड रेज हैज पेनिट्रेशन पावर, हिंदी में देखो क्या लिखें। पावर मतलब क्षमता, भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, है ना? क्यों लिखे? क्योंकि तुम देखा होगा एनोड का जो प्लेट बनाए थे उसको पेनिट्रेट करके ही स्क्रीन पे गया था ना। नहीं, यदि इसको छेद नहीं करता तो सिंसिलेशन प्रोड्यूस कैसे होता? ये वाला जो प्लेट था, इसको पास किया तो इसको पेनिट्रेट किया ना, इसलिए इसको पेनिट्रेशन पावर होता है। अब क्या कर रहे हैं उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, इसलिए ज्यादा तंग नहीं करो उसको, नहीं करो।
लिखा? छठा, अब छठा में एक डिस्कवरी है जो रे थॉमसन साहब ने किए हैं, दूसरे साहब किए हैं। देखोगे क्या है? एक हैवी मेटालिक प्लेट लिए, मॉलिब्डेनम का, एमओ, या टंगस्टन का, डब्लू। HEAV, हैवी ऐसे लिखा था, आई भी लिखा था, मेटालिक प्लेट। ठीक है, और इस पे जो है ना, शांति से सुनना, कैथोड रेज इंसिडेंस कराए, और ये कैथोड रेज जब रिफ्लेक्ट होकर के इधर आया, रिफ्लेक्शन तो होगा मेटालिक प्लेट से, इसी कैथोड रेज को रिफ्लेक्शन के बाद नाम दिया गया है, कौन सा रेज? बाइरोटेंजन, नॉट जे थॉमसन। एक्सरे डिस्कवर बाय रोटेंजन, है ना? एक्सरे डिस्कवर्ड बाय, ये सब बहुत जरूरी है याद रखना, ये सब पूछता है जनरल कंपटीशन में। रोटेंजन, है ना? अब देखोगे कुछ नहीं करना है, कैथोड रेज तो यही है, इसको एक हैवी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंस कराएंगे, और हैवी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंस करने के बाद जो रेज वहां से चलेगा वो एक्सरेज कहलाएगा, और तुम्हारे बॉडी पे पड़ेगा, और फोटोग्राफिक फिल्म पे देखते हो कैसा एक्सरे का वो फोटो आ जाता है, वही वाला एक्सरेज। यहाँ पे एक्स स्टैंड फॉर अननोन, कोई नाम आज तक मिला नहीं, एक्स को यहां पर रोटेंजन साहब क्या कहे हैं? अननोन रेज। इस पे पढ़ने के बाद हालांकि पूरा कैरेक्टर इसमें किस चीज का होगा? कैथोड रेज, है ना? रेज इंसिडेंस होने के बाद थोड़े अपना कैरेक्टर बदलता है। अरे लाइट रेज आईना पे इंसिडेंस होता है, फिर रिफ्लेक्ट होके कौन रेज जाता है? लाइट रेज ही जाता है। तो बस वो हैवी मेटेलिक प्लेट पे इंसिडेंस करा के उसको कह दिए हैं एक्सरे। ठीक है, और यही एक्सरे आज तक होता है, जो आपका एक्सरे होता है वो यही होता है। उसमें पेनिट्रेशन पावर है कि नहीं है? तभी ना आपके बॉडी के मसल्स को पेनिट्रेट करके हड्डी का फोटो ले आता है, और जब हड्डी को पेनिट्रेट करना रहता है तब डॉक्टर साहब बोलते हैं एमआरआई कराइए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना? तो वो आप अलग कराइए, क्योंकि हड्डी के अंदर ये जाएगा नहीं, ये इसकी पेनिट्रेशन पावर मसल्स के तक ही है ना? तो एक्सरे कैथोड रेज को पेनिट्रेशन पावर होता है, उसी का दूसरा रूप। तो व्हेन कैथोड रेज incidence on heavy metallic plate, heavy metallic plate after reflection, it's known as X-rays.
बंद करता है। ठंडा लग रहा है, बुखार वाला सिचुएशन भी इससे आ रहा है। कभी कभी हर काम में ही रुकावट होता है। बोला बताइए। ये सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, कौन डिस्कवर किया इसको? एक्सरे डिस्कवर्ड भाई आज तक पूछता रहता है वो पुलिस दरोगा के परीक्षा में, है ना। जनरल कंपटीशन बोले तो उधर में सोचना रहता है कि वो सब में आएगा। जीएस होता है ना सबके, वो जीएस में क्या पूछता है, उसमें बहुत आईआईटी वाला मटेरियल ना पूछता है। उस सब में ये जनरल बात जो आपको जानना चाहिए 9 में 10 में से वो पूछता है। एग्रामा बरामा चूंकि आप पास कर गए तो बिल्कुल पूछे। इसीलिए बोले कि उस पर आप जानते सब हैं अब, लेकिन उसको याद रख लीजिए, नौकरी लगे भर, कहीं जाए तो जीएस वगैरह का क्वेश्चन बन जाए। और केमिस्ट्री वाला खास करके जीएस जो होगा ना, वो पार्टिकुलर हो जाता है। यदि पढ़े तो बना दीजिएगा, आसान लगेगा। और नहीं तो जिंदाबाद है, नहीं तो इतिहास रट के बनाइए। उधर भी मुश्किल पड़ता है कि कै ग्राम वजन कम था जिसके वजह से गोल्ड मेडल नहीं आ पाया। नहीं, विनेश फोगाट का भी 100 ग्राम वजन कम था ना। ये तुम मामूली समझ रहे हो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन गया वो। ज्यादा था, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन गया। कितना याद रखना है कै को? अभी अभी तो ऐसे लगता होगा, खुश होता होगा ये काया, लेकिन यही खुशी नाराजगी में बदल जाएगा। जीता काहे था उस समय सोचेगा जो बनेगा नहीं। पिछले साल कै को गोल्ड मेडल आया पिछला ओलंपिक में, उसके पिछले ओलंपिक में 10 ओलंपिक वाला सीरीज याद रखना पड़ेगा, कौन कौन जीता। वो खेला उसी के लिए खेला जाता है कि हमको सब लोग याद रखेगा। नाम ज्यादा है, पैसा के लिए थोड़े कोई खेलता उतना दूर तक, नाम के लिए। अब तुम नाम अभी याद रखा, अभी तो मजाक के लिए याद रखा, बाद में नौकरी जाएगा तो जीके बन चुका है। क्रिकेट वाला भी जो अभी ऐसे हंस हंस के उड़ जा रहा है, वही पूछे जाए कि धोनी कौन सा मैच में कितना छक्का, किसके खिलाफ लगाया था सबसे ज्यादा छक्का, तो हो गया। सबका लिस्ट करना पड़ेगा। 7वां और फाइनल प्रॉपर्टीज, हाँ, ये सब दिमाग में अरेंज करना पड़ेगा। इसी के लिए बहुत जगह की जरूरत है। 7वां, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का पढ़े थे। एक नया बात है स्पेसिफिक चार्ज, उस दिन भी बोले होंगे, आज बता देते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज is remain constant, is remain constant, and it independent from the gas taken inside the discharge tube. A specific charge on cathode rays is remain constant.
स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज पे कांस्टेंट होता है, और ये उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है। जैसे कि अभी तक हम चर्चा ही नहीं की डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस, कोई भी गैस होगा तो एक्सपेरिमेंट होगा, इसीलिए तो 10,000 से 20,000 वोल्ट का रेंज जनरली हीलियम और नियन गैस रहता है। लेकिन आप हाइड्रोजन गैस लेके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ऑक्सीजन गैस लेके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कौन सा गैस इसमें लोगे इस पर स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अब इतनी प्रॉपर्टी पढ़ के कंक्लूजन क्या निकाल के दिए जे थॉमसन साहब, तो कंक्लूजन ये निकाल के दिए कि कैथोड रेज में जो मटेरियल पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है, और उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि कैथोड रेज कॉन्सिस्ट ऑफ, अरे इसको रिलेट करो बात को, रेज है, रेज में पार्टिकल भी है। जैसे लाइट रेज पढ़ा होगा और उसमें पार्टिकल पढ़ा है आप लोग, फोटोन, कि क्वांटम ऑफ एनर्जी से बना होता है, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं। वैसे ही यहाँ कैथोड रेज कंसिस्ट फ्रॉम मटेरियल पार्टिकल which carry negative charge and called as electron। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक चार्ज जान लीजिए, क्या स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। बड़े स्पेसिफिक चार्ज देखो, the ratio of charge to that of mass, the ratio of charge to that of mass of a particle called as a specific charge।
द रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जब बोला जाए, स्पेसिफिक चार्ज जब बोला जाए तो हम लोग को लिखना क्या है, E बाई एम। E स्टैंड फॉर चार्ज और M स्टैंड फॉर मास। अब चाहो तो Q बाई एम भी लिख सकते हो, ये भी लिखोगे तो गड़बड़ थोड़े होगा, जनरली सब जगह पे Q बाई एम ही लिखाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E बाई एम लिखते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज को क्या कहते हैं, E बाई एम रेशियो। यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज का, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम पर केजी, और ये तुम निकाल चुके हो, यही था वो क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, पिछले दिन करवाए, कितना आया था, हाँ 11 kg, बस इतना ही था। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, है ना, सी स्टैंड फॉर कूलम। और ये कांस्टेंट होगा, कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रुक जाना थोड़ा सा अभी। अगले क्लास में शायद छुट्टी है तुम लोगों का, रक्षाबंधन है ना। हम्म, देख रहे हैं बच्चा सब चल गया तो उसके बाद वाले क्लास में आइएगा 4 ही बजे, ठीक है, 3 बजे नहीं। अब उसके बाद 3 बजे हम कहेंगे, क्योंकि आज भी नहीं, उस दिन भी कुछ 3 बजे कुछ हमको फ़ोन करके बोला भी है, सर 3 बजे नहीं आएंगे, आज से शुरू कर, अब बाद में कीजिएगा। तो उसके बाद उस दिन आ जाइएगा 4 ही बजे, एक दिन सोमवार को। हाँ तो वेडनेसडे ही ना होगा, मंडे को सिर्फ रहिएगा। लिख दिया, सुनिएगा, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट रहा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा हो सकता है आप लोग, ठीक है, महंगा पड़ेगा मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा आगे का चीज है, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि चार्ज कैलकुलेट कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आप देख रहे हो ना, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, वो आखिर में कहां से आया है, हेडिंग बना, मिलिकन।
लिख दिया। मिलिगन साहब का वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो सुनिएगा। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ऐसा, प्लेट बनाए, ठीक है, ऐसे है ना, वो दिखाई दे रहा है ऐसे लिए हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेट, एक प्लेट इधर एक प्लेट, बीच में वाइल्ड ड्रॉप स्प्रिंकल किए, छीट दिए तेल का ड्रॉप। हाँ, स्प्रिंकल मतलब वही होता है, ऐसे ऐसे छीट। कहने का ये मतलब है कि आप पहले से जानते होंगे शायद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पढ़े होंगे कि बाल में कंघी करके यदि बिट्स ऑफ पेपर को सटाते हैं तो वो सट जाता है, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया, चार्ज डेवलप कर गया, कॉम पे पॉजिटिव चार्ज, कागज पे नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में सट गया, चार्ज पार्टिकल वाइल पे स्टिक कर दिए और इस पे स्प्रिंकल कर दिए। अब देखो ऐसी ये हालत है, तो यहां पर एक वाइल का ड्रॉप हैंग कर गया, लटक गया, मतलब एक नहीं, सारा का सारा वाइल ड्रॉप हैंग कर गया, कोई नीचे नहीं गिरा ग्रेविटी से, कोई नीचे नहीं गिरा ग्रेविटी से। इसका मतलब है कि कोई जितना फोर्स से ऐसे टांगा है ऊपर, उतना ही फोर्स से नीचे टांगा, जितना ग्रेविटी लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लगा हुआ है, वाइल स्टिक विथ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको यहां पर एक प्लेट जो है पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट किया हुआ है, और नीचे क्या है, ग्रेविटी वाला अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ग्रेविटी वाला फोर्स तो तुम लोग जानता है शायद, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, mg। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को E इंटू ई कहते हैं, ये नया पड़ेगा। E चार्ज को कहते हैं और E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं, है ना। तो सिंस द वाइल्ड ड्रॉप लटकिंग इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंग मतलब नहीं समझ रहा है हाँ, तो हैंग कर गया मतलब यहां लटक गया, नीचे नहीं गिरा, ग्रेविटी से नहीं गिरा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो निकल के क्या आ रहा है ना, बस ये लिखेंगे, उसको समझिएगा सिर्फ आप। सिंस while a sprinkled oil hang in the electric field, the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction is equal to gravitational force of attraction, mg। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा और मेहनत कर दिया जाए तो तुम लोग को दिक्कत कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक ई इज इक्वल टू, बस बाकी सीखे। तो क्या लिख दिया जाए, देखते रहना पहले, है ना, जो चीजें भारी है थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए तो सही है। ई बराबर mg,
ई बराबर एम जी, ई बराबर एम जी। तो निकालो यहां से ई बाई एम बराबर क्या हो जाएगा, जी बाई ई। ई को बोले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। नहीं, जैसे आप की मर्जी ना, 10 एम्पियर का तार लगाते हो, 15 एम्पियर का तार लगाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका अलग अलग हो जाएगा, है ना। बोले इतना खतरनाक तार था ना यार कि छुए तो 5 मिनट तक हिलते रह गए, इतना करंट था। अरे ज्यादा नहीं, कुछ बार झटका मारा थोड़ा सा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले वाले का मजबूत था, अभी वाले का कम है। मतलब ये कांस्टेंट जो बना दीजिएगा वही रहेगा। और जी का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट डिवाइड होगा, तो ई बाई एम कैलकुलेट हुआ 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। दिस ई बाई एम इज कॉल्ड एज, बोलो, अरे अभी तो बताएं। ई बाई एम किसको कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इस तेल में क्या सटा हुआ था, इलेक्ट्रॉन, वाइल स्टिक विथ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, कोई पूछे कि भाई ये कैलकुलेट हुआ, ऑब्जर्व हुआ, बोला नहीं भाई, ये कैलकुलेट हो करके मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में कह दिए कि इतना होता है, उतना होता नहीं है। देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ गए। यहाँ पर अननोन आपका क्या है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये 11 तक अननोन ही रहिएगा शायद। आप 12th में पहला चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ही रहे हैं, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होता है। और जी तो आप जानते होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, उतना ही नहीं, एक बात और करेंगे हम आप। यदि मास का वैल्यू हम रख दें ई बाई 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तो बराबर हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इसी से कैलकुलेट हो जाएगा ई 9.1 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाइड बाई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इस केजी से इस केजी को काट दिए, और कितना आया ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझे भाई साहब कुछ। ये चार्ज भी मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट हुआ है ना। ये भी कोई कह नहीं दिया है कि चार्ज इतना होता है। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या 1 यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम comes through the experiment of Millikan वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब कहे मिलिकन साहब, why there is quantization of charge, Q बराबर NE क्यों है, तो वो इसलिए है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैंग करेंगे तो 2 गुना इतना, 3 इलेक्ट्रॉन हैंग करेंगे तो 3 गुना इतना होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, तो चार्ज भी 2.5, 1.5, 1.25 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, यदि कोई सवाल कर दे तो अब आपको ये कहना है कि ये ऐसा थोड़े है यार कि कुछ हो कह दोगे। ये तो मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन को हैंग करके चार्ज निकला था, तब 2 इलेक्ट्रॉन को हैंग करेंगे तो 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, कहने का मतलब कि चार्ज की पॉसिबल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू 10⁻19
4.8 इंटू 10⁻19, ये सब पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। और यदि कोई कह दे कि क्या बताओ 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तुमको, है ना, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे होता नहीं। तो मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किस बात के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। बड़ा इरिटेट करता है, अरे हटा ही देते हैं। ये वो लोग हैं ना जिसको स्पेसिफिक ये मिला हुआ है। बोलिए, कट रही है। हाँ जी बताइए। हाँ क्लास ही में थे तभी फोन तेरा नहीं, बोलिए आगे।